हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है जूलॉजी का। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में डिटेल करे जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फोर्थ इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिफ्थ इज गेमिटोजेनेसिस, सिक्स वन इज menstrual cycle, seventh is fertilization and implantation, eighth is pregnancy and embryonic development, ninth is parturition, tenth is lactation. नाउ द स्टूडेंट्स, अपन एक एक करके इन टॉपिक्स को डिटेल करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन। तो हम लाइफ स्पैन को कुछ इस तरीके से डिटेल करेंगे। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स natural death of an organism. Then the period from birth to its natural death of an organism is called लाइफ स्पैन। तो ऐसा टाइम पीरियड जो किसी भी पर्सन का बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, ऐसे टाइम पीरियड को अपन उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रोज। ये जो रोज का प्लांट होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 5 to 7 ईयर्स। वहीं दूसरा एग्जांपल अपन देखेंगे तो जो होता है डॉग। डॉग का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेट 15 ईयर्स। वहीं एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 60 to 90 ईयर्स। वहीं अपन बात करें हॉर्स की, तो हॉर्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 60 to 70 ईयर्स। वहीं अपन एक बात करें फ्रूट फ्लाई की, तो फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 1 to 2 वीक्स। तो ऐसे ही लाइफ स्पैन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जो कि अब मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं है। ये केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ और लाइन भी ऐड करूँगा मैं, जो कि हैं द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के are not necessarily correlates with their size। तो इस लाइन का मतलब है अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज के बेसिस पे साइज के बेसिस पर नहीं बता सकते कि ये ऑर्गेनिज्म कितने दिन जिएगा और कितना इसका लाइफ स्पैन होगा। जस्ट लाइक कि इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूं मैं। पैरॉट और क्रो दोनों का साइज लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वहीं जो पैरॉट का लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 140 ईयर्स, वहीं क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है 14 ईयर। तो देखने में दोनों ऑर्गेनिज्म सेम साइज के दिखते हैं, लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसे ही इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि है मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री। दोनों देखने में बहुत बहुत हद तक सिमिलर साइज के होते हैं, लेकिन वहीं मैंगो का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, जस्ट लाइक 15 to 20 ईयर्स। वहीं जो पीपल का लाइफ स्पैन होता है वो होता है 100 to 200 ईयर्स। तो अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है ना, उसके साइज के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते। वहीं मैं इसमें एक लास्ट लाइन और ऐड करना चाहूँगा। नो इंडिविजुअल no individual are immortal on earth except unicellular organisms। unicellular organisms। तो इस लाइन का मतलब है कि पृथ्वी पर कोई भी ऑर्गेनिज्म
अमर नहीं है, हर एक ना एक दिन आके सबको मरना ही होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक कि वह ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है पृथ्वी पे। नाउ द स्टूडेंट्स, द सेकेंड टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। तो अब हम रिप्रोडक्शन को डिटेल करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के इंडिविजुअल को बर्थ देता है। जस्ट लाइक जो बफेलो है वो बफेलो को ही जन्म देगी, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग है वो ह्यूमन बींग को ही जन्म देगा, जो हॉर्स है वो हॉर्स ही बनेगा, और जैसे कि कैट है तो वो कैट ही बनेगा। तो ये क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to young buds similar itself। तो वहीं मैंने अभी आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो दूसरी बात, अपन रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं? तो रिप्रोडक्शन बेसिकली अपन अपनी स्पीसीज जो भी है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए करता है, जस्ट लाइक प्लांट स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, और भी काफ़ी सारी स्पीसीज होती है जैसे बैक्टीरियल स्पीसीज होगी, फंगल स्पीसीज होगी, वो सारी अपनी ही जनरेशन को बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मैं इसमें दूसरी लाइन जो ऐड करूँगा वो है रिप्रोडक्शन enables the continuity of species generation after generation। नाउ हम रिप्रोडक्शन को फर्दर थोड़ा डिटेल करेंगे। जो रिप्रोडक्शन है ना वो दो टाइप का होता है। तो पहला जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला टाइप है इसका वो है एसेक्सुअल। वहीं जो दूसरा टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन देखेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, जिसकी बेसिस पे ये दो टाइप का है। तो जो पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये होता है यूनिपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है यूनिपेरेंटल। वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है बाईपेरेंटल। तो मैं यूनिपेरेंटल और बाईपेरेंटल का मतलब बता दूं आपको। यूनिपेरेंटल मतलब जिसमें एक ही पेरेंट होगा, आइदर मदर और फादर। वहीं जो बाईपेरेंटल होगा उसमें दो पेरेंट्स होंगे, वो भी डिफरेंट सेक्स के, जैसे कि एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, या फिर एक फीमेल होगा तो दूसरा मेल होगा। तो दो अपोजिट टाइप के पेरेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं इसका जो दूसरा पॉइंट है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन तो होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन विल अकर। तो इसमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन तो होता है बट गैमीट फ्यूजन विल नॉट अकर। तो इसमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन तो होता है लेकिन गैमीट फ्यूजन नहीं होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन भी होगा और गैमीटिक फ्यूजन भी होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन विल अकर। तो ये दोनों बेसिक से डिफरेंसेस हैं बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नाउ लेट्स मूव ऑन थर्ड टॉपिक, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बच्चों रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया है क्योंकि ये टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, केवल एक बेसिक जानकारी के लिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया है। बाय द वे ये जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम के चैप्टर में डिटेल किया जाता था, जो कि अभी अपने सिलेबस में नहीं है, जो कि एनटीए ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, बस मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ओवरऑल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले अपन ये जान लें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है,
तो इसीलिए मैंने आपको बस थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके बाद अपन अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हीं पे मूव ऑन करेंगे। तो जिसमें अपना पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं बता दूं आपको कि इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है एंड इट इंक्लूड्स a pair of testes along with accessory ducts and glands। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो जो टेस्टिस होते हैं बच्चों उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी बच्चों मैं ये साइन जो है प्राइमरी के लिए यूज़ करता हूँ। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो आपके ऑर्गन्स आते हैं वो अदर देन टेस्टिस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेटे टेस्टिस आएगा अपना बच्चों, रेटे टेस्टिस। दूसरा जो होगा बासा इफ्रेंसिया। तीसरा एपिडिडाइमस, बास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा। ये इतने भी सारे सेक्स ऑर्गन हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो अपने गैमेट्स को बनाने का काम करते हैं। जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन में जो ऑर्गन हेल्प करते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वही जो गैमेट फॉर्मेशन को मेंटेन रखना और इन सारे काम में हेल्प करने में जो ऑर्गन्स यूज होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि रेटे टेस्टिस, बासा इफ्रेंसिया, एपिडाइमस, बास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सब गैमेटिक फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए इन सब ऑर्गन्स को अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। नाउ तो हम टेस्टिस को डिटेल करेंगे। तो टेस्टिस, तो सबसे पहले अपन टेस्टिस की लोकेशन देखेंगे, टेस्टिस होते कहाँ हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस आर सिचुएटेड outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। तो जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन स्क्रोटम कहते हैं। ये जो स्क्रोटम होता है ना वो टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री तक इसका टेम्परेचर कम रखने में हेल्प करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जो टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर होता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन होता है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए स्क्रोटम हेल्प करता है। तो जो स्क्रोटम का फंक्शन है वो है द स्क्रोटम हेल्प्स इन maintaining the low temperature of testes 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal body temperature। तो बच्चों जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखने में हेल्प करता है स्क्रोटम, जिससे कि
which is required for spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म बनाने की प्रोसेस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जो स्क्रोटम का जो फंक्शन है वो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उसको 2 से 2.5 डिग्री तक कम रखने की कोशिश करता है, जिससे कि अपनी बॉडी में नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहे। नाउ द स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कब और कहाँ होता है। तो द टेस्टिस स्टार्ट्स देयर development in the abdominal cavity during 5th month of their pregnancy and fully mature around 7th month, and and after this they start to descend in the scrotum under the influence of a hormone called टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे मैंने आपको बच्चों बताया कि जो टेस्टिस होते हैं ना उस 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में ही बनना शुरू हो जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, एंड 7 मंथ के अराउंड ये फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, एंड उसके बाद ये एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आने लगते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसे टेस्टिस जो स्क्रोटम में आ जाते हैं और बाहर दिखते हैं, ऐसे टेस्टिस को अपन कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, डॉग, बफेलो, बुल, जस्ट लाइक ऑक्स ईटीसी। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके टेस्टिस क्या होता है बाहर नहीं आते हैं और उनके टेस्टिस अंदर ही रह जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को अपन कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, जिसके एग्जाम्पल्स हैं व्हेल, डॉल्फिन और कुछ अदर एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ऑर्निथोरिंकस। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, इंट्रा एब्डोमिनल और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके जो टेस्टिस होते हैं वो केवल एक ही टाइम पे बाहर आते हैं, उस टाइम को ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। ब्रीडिंग सीजन यानी कि जब वो फर्टिलाइज करने वाले होते हैं। तो ऐसा सीज़न जो होता है एनिमल्स के लिए ब्रीडिंग सीजन होता है, और ब्रीडिंग सीजन हर एनिमल का अपना अलग अलग सीजन होता है। तो इन एनिमल्स विच ब्रीड seasonally,
testes descend into scrotum only during ब्रीडिंग सीजन। तो ऐसे एनिमल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बैट एंड डियर। बैट एंड डियर। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्क्रोटम की। तो स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विथ द abdomen cavity through inguinal canal। तो जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से ही कनेक्ट होता है थ्रू इंगुइनल कैनाल। ये क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स और अदर थिंग्स भी निकलती है इस कैनाल से। ये क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते टाइम पे ही समझा पाऊंगा। तो आगे देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, सॉरी, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें क्या होता है, टेस्ट या तो दोनों ही टेस्टिस बाहर नहीं आ पाते हैं या फिर दोनों में से कोई एक टेस्टिस ही बाहर आता है। तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस जो होते हैं बाहर नहीं आ पाते हैं। तो टेस्टिस डू नॉट descend into the scrotum। और जो दूसरी कंडीशन होती है वो होती है मोनोक्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म। इस कंडीशन में क्या होता है, केवल एक ही टेस्टिस बाहर नहीं आ पाता है। तो ओनली वन टेस्टिस डू नॉट descend into the scrotum। तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं मोनोक्रिप्टोर्किडिज्म। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग सही करेंगे क्रिप्टोर्किडिज्म की। क्रिप्टोर्किडिज्म। अब हम थोड़ा टेस्टिस के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो इन अडल्ट मैन द साइज ऑफ टेस्टिस। तो जो टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। वहीं अपन ब्रेड्थ की बात करें तो वो होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। एंड इट इज ओवल इन शेप। तो जो टेस्टिस का शेप होता है वो ओवल होता है। एंड टेस्टिस इज covered by a thick layer called tunica albuginea। और जो टेस्टिस होते हैं उसकी कवरिंग जो होती है उसको अपन टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। नाउ द टाइम ऑफ एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। तो हम बात करते हैं कि टेस्टिस की एनाटॉमी की और टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन क्या कैसे होता है और टेस्टिस के अंदर क्या क्या और ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यूज वगैरह होते हैं उन सब की। तो बच्चों, ईच टेस्टिस हैज 250 compartments 250 compartments called testicular lobules। तो बच्चों, ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। एंड दीज
and these testicular lobules contains 1 to 3, and these testicular lobules contains 1 to 3 highly coiled tubules called seminiferous tubules. तो बच्चों हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट्स में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं. नाउ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स is lined on its site. So each seminiferous tubule is lined on its site by two types of cells called male germ cells, जिसको अपन स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं. स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स. तो बच्चों जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ना, वो अपनी ही साइड पर 2 टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, जिसको अपन मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल कहते हैं. भाई मेल जर्म सेल का जो दूसरा नाम होता है वो स्पर्मेटोगोनिया होता है. इसको बहुत ज़्यादा डिटेल करने से पहले हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कुछ डायग्राम्स बनाएंगे और आगे डायग्राम्स को लेवल करेंगे, साथ ही साथ उन लेवलिंग का फंक्शंस भी जानने की कोशिश करेंगे. तो बच्चों इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डायग्राम. ये जो डायग्राम है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है. तो इसमें अपन एक एक करके सारी चीज़ों को लेबल करेंगे और उन चीज़ों के फंक्शंस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो है वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर. तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर है बच्चों, आप वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन जो है बहुत अच्छे से जानते होंगे पहले से ही, जो कि ये स्ट्रक्चर आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम चैप्टर में पढ़ा होगा, जो कि 11th क्लास का जूलॉजी का चैप्टर है. फिर भी मैं आपको वर्टिब्रल कॉलम का 1-2 फंक्शन बता देता हूँ. ये क्या करता है, मोस्टली बॉडी का जो वेट होता है उसको बियर करता है, बॉडी का इरेक्ट पोस्चर रखने में हेल्प करता है. भाई ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये है रेक्टम. रेक्टम क्या होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है. यहाँ पे क्या होता है, जो भी अपनी बॉडी का फीकल मैटर होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है. ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये है एनस. यहाँ से क्या होता है, जो भी फीकल मैटर स्टोर होता है वो बाहर निकलता है. तो मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल करूँगा. ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये है स्क्रोटम. तो स्क्रोटम का फंक्शन बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. ये क्या होता है, स्क्रोटम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. और ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखने में हेल्प करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जिससे क्या होता है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है. तो ये जो बच्चों आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवल शेप स्ट्रक्चर, ये है बच्चों टेस्टिस. तो टेस्टिस का फंक्शन तो आपको पता ही है बच्चों कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. वहीं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है बच्चों बास डिफरेंस का. तो बास डिफरेंस बच्चों क्या करता है, बास डिफरेंस का जो फंक्शन होता है बच्चों, वो जो भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको कैरी करना होता है आगे ट्यूब तक. तो ये जो स्ट्रक्चर आपको बच्चों थोड़ा सा फूला हुआ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है एम्पुला. क्या होता है बच्चों, एम्पुला. एम्पुला का ऐसा सच कोई बहुत अच्छा फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये क्या होता है आगे जाके एक ट्यूब में खुल रहा होता है जिसका नाम होता है समाइनल वेसिकल्स. तो बच्चों ये जो अपना बास डिफरेंस है वो समाइनल वेसिकल्स के साथ मिलके एक डक्ट बनाता है जिसका नाम होता है एजैकुलेटरी डक्ट. क्या होता है बच्चों, एजैकुलेटरी डक्ट. भाई इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड. भाई ये जो छोटा सा पीनट शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड.
बच्चों ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल तीनों मिलके सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर ट्यूब शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है बच्चों? एक कॉमन पैसेज होता है जिससे कि यूरिन और सीमन दोनों ही पास आउट करते हैं। वहीं ये जो इसका ओपनिंग है इसको अपन बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस। वहीं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है बच्चों ग्लांस पेनिस। जो ग्लांस पेनिस होता है बच्चों, वो एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है जिसका नाम होता है फोर स्किन। फोर स्किन क्या करता है बच्चों? ग्लांस पेनिस को किसी भी इन्फेक्शन और किसी भी इंजरी से बचाता है। वहीं आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है बच्चों पेनिस। तो पेनिस क्या होता है? एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि जो अपना सीमन होता है उसको मेल बॉडी से फीमेल बॉडी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो जब अपन बच्चों कॉपुलेट करते हैं तो जो मेल पीनस होता है वो इरेक्ट हो जाता है और एक ट्यूब की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है जो मेल का सीमन होता है वो फीमेल बॉडी में जाए। सीमन क्या होता है बच्चों? बेसिकली ये जो सारे जैसे कि समाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इनका जो भी रिलीज होता है इससे जो भी प्रोडक्ट बनता है, और टेस्टिस का जो प्रोडक्ट होता है जैसे कि स्पर्म, तो ये सब मिला के बच्चों क्या करते हैं? सीमन बनाते हैं। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस इजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट नहीं, बल्बो यूरेथ्रल डक्ट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल्स। तो बच्चों ये तीनों ग्लैंड से जो भी कंटेंट रिलीज होता है प्लस स्पर्म, ये सारा टोटल जो होता है वो होता है सीमन। तो बच्चों अब ये क्या करेंगे, इसमें अपन ने सारी लेवलिंग कर ली है, मोस्टली सबके फंक्शंस भी जान लिए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें अपन ये जो टेस्टिस है इसको कट करेंगे और फर्दर देखेंगे कि टेस्टिस अंदर से कैसा दिखता है, टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसमें स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। बच्चों नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टेस्टिस। सो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, अपन टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बच्चों बाहर से दिखने में टेस्टिस कुछ इस टाइप का होता है, जिसकी लेंथ मैंने आपको बता दी है। इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 4 to 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड जो ब्रेड्थ होगी वो होगी 2 to 3 सेंटीमीटर, और ये ओवल शेप का होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे अपन, ये जो व्यू है वो बाहर से देखने में, अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको ट्रांसवर्सली ऐसे कट करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो नाउ बच्चों अपन टेस्टिस का डायग्राम बनाएंगे, अंदर से टेस्टिस कैसे दिखता है। तो बच्चों इसके लिए मैं पहले एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जिससे क्या होगा अंदर से जो टेस्टिस की लेबलिंग होगी वो अपन कर पाएंगे। तो बच्चों अंदर से टेस्टिस कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन जो इसकी साइड वॉल्स होती हैं वो 3 साइड वॉल्स होती हैं बच्चों टेस्टिस की। ये कुछ ऐसा दिखता है बच्चों अंदर से। एक जो बॉल होगी इसकी वो कुछ इस टाइप होगी, जो आउटर कवरिंग होगी, जिसका नाम मैंने आपको टूनिका एल्बुजिनिया बताया था बच्चों। ये कुछ इस टाइप से होती है। सॉरी बच्चों। अब इसके अंदर जो जो होता है वो होता है, सबसे पहले मैं आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिखा रहा हूँ वो मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनते हैं। तो पहले अपन कुछ कंपार्टमेंट्स बनाएंगे, 250 तो नहीं बना पाएंगे इतनी से सारी जगह में अपन, तो पहले से कुछ कंपार्टमेंट्स बना लेते हैं अपन।
ये जो बच्चों मैं बना रहा हूँ ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसमें तो मैं 250 नहीं बना पाऊँगा, लेकिन टेस्टीज़ के अंदर बहुत माइन्यूट माइन्यूट होते हैं, तो 250 होते हैं। ये कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं और ये क्या होता है, एक ही जगह पे जाके खुलते हैं, जिसको अपन कहते हैं रेड टेस्टिस। क्या होता है बच्चों, वो होता है रेड टेस्टिस। अब इसके अंदर जो 1 2 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी उनको बना लेते हैं बच्चों। ये जैसे कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे ही करके इसमें 3 1 2 जितने भी स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन 1 से 3 के बीच में ही होंगे। अपन यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें ये 2 होगा, इसमें 1 हो गया, इसमें मैं बनाना चाहूँगा कि शायद तीनों ही बन जाएँ। सॉरी, ये तो पॉसिबल नहीं होगा तीनों ही बन जाए, बट 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये जाके एक ही जगह खुलते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है सेमिनिफेर वो सॉरी रेटेटेस्टिस। तो ऐसे ही मैंने इसमें कुछ कुछ बना दिए हैं बच्चों। इनकी अपन थोड़ी देर में लेबलिंग भी करेंगे। तो ये जो स्वेलन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं रेडेटेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेडेटेस्टिस। अब ये जो रेडेटेस्टिस जो होता है वो फर्दर मूव ऑन करेगा कुछ लाइंस के थ्रू, जिसको अपन कहते हैं बासा एफरेंसिया। ये जो बच्चों पर्पल कलर से आपको जो लाइन दिख रही हैं, इन लाइंस को अपन बासा एफरेंसिया बोलते हैं। ये बासा एफरेंसिया फर्दर एक कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होती हैं। ये कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाके प्रेजेंट होती हैं बच्चों, जिसका नाम होता है बच्चों एपिडाइमस। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, इसका जो नाम है वो है एपिडाइमस। तो एपिडाइमस क्या होता है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। जिसका पहला पार्ट होता है वो होता है कैप्यूट, दूसरा जो होता है कॉर्पस, तीसरा जो होता है कॉर्डा। वो मैं आपको लेवलिंग के टाइम पे बताऊंगा कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, सॉरी कहाँ कहाँ ये 3 पार्ट होते हैं। तो अब ये यहाँ तक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है वो है एपिडाइमस का। ये जो फर्दर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन इसको बास डिफरेंस। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बता दिए, बास डिफरेंस क्या होगा, फर्दर आगे जाके मूव ऑन करेगा, जो कि सबाइनल वेसिकल्स के साथ मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा। इजैकुलेटरी डक्ट के आगे प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, उसके आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा, और फर्दर ये मूव ऑन करेगा यूरेथ्रा से पास आउट करेगा यूरेथ्रल मिएटस के साथ। तो जो यूरेथ्रा होता है वो कॉमन पैसेज होता है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, सॉरी सीमन। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे पहले अपन इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो ये सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो लेयर दिख रही है, इसका जो नाम है वो है टूनिका एल्बूजिनिया। टूनिका एल्ब्यूजिनिया। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट लेयर है, जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रही है बच्चों, इसका नाम है टूनिका वेजिनैलिस। टूनिका वेजिनैलिस, सॉरी टूनिका वेजिनैलिस। उसके बाद ये जो थर्ड वन है, जो ग्रीन कलर की लाइनिंग है, वो है इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ टेस्टिस कॉल्ड टूनिका वेस्क्यूलोसा। टूनिका वेस्क्यूलोसा। बच्चों ये जो वेस्क्यूलोसा लेयर है वो क्या होता है, वस्कुलर लेयर होती है, मतलब कि इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है। तो अपन अंदर की लेवलिंग कर लें। ये जो आपको ऑरेंज कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और कंपार्टमेंट, जो कि 250 होते हैं नंबर में। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स जो कितने होते हैं बच्चों, 250 होते हैं नंबर में। इसके अंदर जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो बच्चों मैंने आपको बताया था, इनका जो नाम है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि बच्चों होते हैं 1 2 3 हाईली कॉइल्ड। अब इसके बाद ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है अगेन ऑरेंज कलर का, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस। तो ये जो पर्पल कलर की लाइनिंग दिख रही है बच्चों, ये जो है बासा इफ्रेंसिया, सॉरी हाँ बासा इफ्रेंसिया, बासा इफ्रेंसिया। उसके बाद ये फर्दर मूव ऑन करेगा, जो कि स्ट्रक्चर है एपिडाइमस। और एपिडाइमस को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये जो है कैप्यूट। ये जो फर्दर मूव ऑन कर रहा है यहाँ तक का जो पार्ट है वो है बच्चों कॉर्पस। कॉर्पस। और फर्दर मूव ऑन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो है बच्चों कॉर्डा। तो बच्चों टोटली ये क्या करता है, कैप्यूट प्लस कॉर्पस
प्लस कोड़ा, ये तीनों में बच्चों मिलके क्या बनाते हैं? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस बच्चों फर्दर ये जो आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है बास डिफरेंस। क्या है बच्चों? बास डिफरेंस। अब बच्चों इसको फर्दर अपन डिटेल करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। इसी के साथ साथ आपने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, टेस्टिस अंदर से कैसा दिखता है। अब क्या करेंगे बच्चों? इसमें अपन एक छोटा सा सेक्शन जो है कट करेंगे और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। जैसे कि मैंने ये एरो लगाया है, ये छोटा सा पार्ट अपन कट करेंगे और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। माइक्रोस्कोप में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसमें ये जो पहला स्ट्रक्चर अपन देखेंगे सर्टोली सेल का, तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है वो है बच्चों सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। वहीं ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं बच्चों स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। स्पर्मेटोगोनिया का जो दूसरा नाम है वो है मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। तो जैसे कि इसके नाम में ही आ रहा है मेल जर्म सेल्स, तो ये क्या करेगा? मेल गैमीट्स को जन्म देता है, जिस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ जो होता है बच्चों फर्दर स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको गैमेटोजेनेसिस में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए अपन को इतना ही जानना है। लेट्स मूव ऑन बच्चों। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे डायग्राम देख चुके हैं, सारे लेवल कर चुके हैं। अब एक एक करके इनको अपन क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाथवे ऑफ स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म। तो बच्चों आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे कि स्पर्म का पाथवे क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो स्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद बच्चों जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है वो आता है किसका? रेटेटेस्टिस का, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के बाद बच्चों स्पर्म कहाँ जाता है? वो जाता है बासा एफरेंसिया में। कहाँ जाता है बच्चों? बासा एफरेंसिया में। बासा एफरेंसिया के बाद बच्चों इस स्पर्म कहाँ जाता है? वो जाता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के बच्चों मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, कैप्यूट, कॉर्पस एंड कोड़ा। एपिडिडाइमस। वहीं एपिडिडाइमस के बाद जो बच्चों स्पर्म जाता है वो होता है बास डिफरेंस। बास डिफरेंस के बाद बच्चों ये समाइनल वेसिकल्स के साथ मिलके एजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। तो बच्चों अपन क्या लिख देते हैं इसमें? एजैकुलेटरी डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट। अब एजैकुलेटरी फर्दर मूव ऑन करते हैं यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से बच्चों स्पर्म कहाँ जाता है? यूरेथ्रल मिएटस में, यूरेथ्रल मिएटस। तो ये है बच्चों अपना स्पर्म का पाथवे। नाउ अपन जहाँ से अपन ने लीप किया था वहीं से अपन इसको शुरुआत करेंगे। तो अपन बच्चों थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ थे बच्चों अपन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो था मेल जर्म सेल्स। क्या था बच्चों? मेल जर्म सेल्स। जिसका दूसरा नाम क्या था बच्चों? वो था स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो बच्चों जैसे इसके नाम में साफ साफ दिख रहा है मेल जर्म सेल्स, तो ये क्या करता है? मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो स्पर्मेटोगोनिया का यही फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, जो कि है बच्चों स्पर्म। वहीं अपन ने दूसरा जो पढ़ा था वो है सर्टोली सेल्स। क्या पढ़ा था बच्चों अपन ने? सर्टोली सेल्स। तो अपन सर्टोली सेल्स के फंक्शन देखते हैं। तो जो सर्टोली सेल्स जो होता है ना, वो ये जो स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म्स बनते हैं उनके न्यूट्रिशन, उनको क्या करता है बच्चों? न्यूट्रिशन देता है। तो सर्टोली सेल्स के बच्चों कुछ और नाम भी हैं जिनको अपन मेंशन कर लेते हैं। तो सर्टोली सेल का जो दूसरा नाम है वो है सस्टेंटाकुलर सेल्स, सस्टेंटाकुलर सेल्स। वहीं इसका एक और नाम है, क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है नर्स सेल्स, क्योंकि ये बच्चों क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है नर्स सेल। अपन एक एक करके इसका फंक्शन लिख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो यही मेंशन कर लेते हैं कि इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ एंड रेगुलेट spermatogenesis बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। फिर भी मैं इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अपन फर्दर इसको कुछ और फंक्शंस को डिटेल करेंगे। तो जो इसका पहला जो फंक्शन है वो है टू एब्जॉर्ब द पार्ट्स being said by developing spermatozoa। तो बच्चों स्पर्मेटोजोआ के बनने के बाद जो भी पार्ट रह जाता है उसको एब्जॉर्ब करने का फंक्शन भी कौन करता है बच्चों? वो करता है सर्टोली सेल्स या फिर सस्टेंटाकुलर सेल्स। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है बच्चों टू रिलीज एएमएफ। बच्चों जनरली एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। तो ये क्या करता है बच्चों? एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है, जिसका फंक्शन क्या होता है बच्चों? जिसका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन और ओविडक्ट इन मेल। तो बच्चों ये जो क्या करता है सर्टोली सेल्स एक एएमएफ नाम का फैक्टर रिलीज करता है जिसका नाम होता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये क्या करता है? मेल में ओविडक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को रोकता है। वहीं इसका जो तीसरा फंक्शन है बच्चों वो होता है टू रिलीज एबीपी। एबीपी क्या होता है बच्चों? जनरली एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। एंड्रोजन का बच्चों दूसरा नाम भी पता होगा आपको जो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं। वहीं इसका जो चौथा फंक्शन है वो है टू फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो बच्चों इसी के साथ साथ मैंने आपको सर्टोली सेल्स के सारे फंक्शन बता दिए हैं। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम होता है सस्टेंटाकुलर। एक और नाम जो होता है वो होता है नर्सेल, बिकॉज ये क्या करता है? स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो सर्टोली सेल्स के फंक्शन जो होते हैं सबसे पहला जो फंक्शन होता है कि ये स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चों मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है। वहीं इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है स्पर्मेटोजोआ का जो भी पार्ट बचता है आफ्टर स्पर्म फॉर्मेशन उसको एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा जो फंक्शन है वो है एएमएफ रिलीज करना। एएमएफ मतलब एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करना। एंटी मुलेरियन फैक्टर का काम क्या होता है? ये क्या होता है? मेल में ओविडक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। तीसरा जो फंक्शन है इसका वो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करना। और जो चौथा एंड लास्ट फंक्शन है इसका ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्मेशन करना। बच्चों अब हम फर्दर कुछ और सेल्स की बात करेंगे जो कि हैं इंटरस्टिशियल सेल्स।
कौन सी बच्चों सेल्स हैं, वो हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। बच्चों इनका जो दूसरा नाम है वो है लिडिक सेल्स। तो ये बच्चों जो अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनके बाहर प्रेजेंट होती हैं। तो इट इज लोकेटेड अराउंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इट इज़ लोकेटेड अराउंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। एंड इट constitute the endocrine part of टेस्टिस। तो ये बच्चों क्या करती हैं, जो टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो अब सी बात है बच्चों कि जब यहाँ पे एंडोक्राइन नाम आ गया तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट करेंगी। तो वो जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं बच्चों, ये इसका नाम है एंड्रोजन। तो बच्चों ये क्या करती हैं, ब्लड में एंड्रोजन सीक्रेट करने का काम करती हैं ना। बच्चों जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था वो फर्दर मूव ऑन करेगा कहाँ पे बच्चों, अब वो फर्दर मूव ऑन करेगा रेड टेस्टिस में। तो अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेड टेस्टिस की बात करेंगे। रेड टेस्टिस फर्दर मूव ऑन करेगा बच्चों बासा इफ्रेंसिया में। तो बच्चों जो बासा इफ्रेंसिया का जो नंबर है वो 10 to 12 होता है इन ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल में बच्चों जो बासा इफ्रेंसिया का नंबर होता है वो 10 to 12 होता है। अब बासा इफ्रेंसिया के बाद जो बच्चों आता है वो होता है एपिडाइडमस। अब एपिडाइडमस को बच्चों अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला था वो था कैप्यूट, वहीं जो दूसरा था बच्चों वो था कॉर्पस, और जो तीसरा पार्ट था वो था बच्चों कॉर्डा। तो बच्चों एपिडाइडमस का एक फंक्शन है कि एपिडाइडमस स्टोर्स द स्पर्म टेम्पररी। ये क्या करता है बच्चों, स्पर्म को स्टोर करता है टेम्परेरी। इसके बाद क्या होता है फर्दर ये पार्शियली कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बास डिफरेंस। तो ये क्या करता है बच्चों, बास डिफरेंस में मूव ऑन कर जाता है। अब बच्चों बास डिफरेंस क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था बास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल्स के साथ मिलकर एजैकुलेटरी डक्ट बना लेता है। तो सेमाइनल वेसिकल प्लस बास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स प्लस बास डिफरेंस एंड फॉर्म एजैकुलेटरी डक्ट। तो बच्चों जैसे ही एजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा इट रिसीव्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड फर्दर मूव ऑन करेगा ये यूरेथ्रा में। तो जो यूरेथ्रा होता है बच्चों, यूरेथ्रा को अपन थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो जो मेल यूरेथ्रा वो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 20 सेंटीमीटर लेंथ का होता है एंड इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन, जैसे मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। तो ये क्या होता है बच्चों 20 सेंटीमीटर का होता है ह्यूमन मेल्स में। ह्यूमन फीमेल्स में बच्चों इसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। और ये कॉमन पैसेज होता है कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। तो बच्चों कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमन के लिए। नाउ बच्चों अपन बात करेंगे पीनस की। तो पीनस क्या होता है बच्चों, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेन में, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेन। इट इज अ
it is a cylindrical, erectile, pendulous organ। तो बच्चों ये क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेंस में। ये सिलेंड्रिकल होता है, रेक्टाइल होता है और एक पेंडुलस ऑर्गन होता है फ्रॉम प्यूबिक रीजन, इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूँगा कि पीनस बनता कैसे है। तो बच्चों ये जनरली एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का। इसमें 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे। तो जो ऊपर के जो 2 होते हैं उनका नाम होता है कॉर्पस कैवर्नोसा। इनका जो नाम होता है बच्चों वो होता है कॉर्पस कैवर्नोसा। वहीं ये जो नीचे वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है इसका जो नाम होता है बच्चों वो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो बच्चों ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है इससे पीनस का फॉर्मेशन होता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, पीनस का फॉर्मेशन होता है। तो पीनस जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो पीनस है बच्चों अपना, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो बीच में जो अपन को ट्यूब दिख रहा है ये है यूरेथ्रा। यहाँ पे ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों ये है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के ऊपर ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं फोर स्किन, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों वो होता है प्रीप्यूस। बच्चों कुछ रिलीजन्स में क्या होता है कभी कभी फोर स्किन को हटा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, सर्क्यूमसीजन। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस कॉल्ड सर्कमसीजन। तो बच्चों जो मुसलमान लोग होते हैं उनमें ये कंडीशन होती है कि वो प्रीप्यूस जो होता है उसका रिमूवल करवा देते हैं। तो जो कंडीशन बनती है उसको अपन कहते हैं सर्कमसीजन। तो बच्चों जो ह्यूमन मेल में इरेक्ट पीनस की जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेट 15 सेंटीमीटर मानी गई है इंडिया में। भाई कंट्री टू कंट्री इसकी लेंथ जो होती है वो वेरी भी करती है। तो बच्चों इसको एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में एवरेज साइज़ इसका 15 सेंटीमीटर ही होता है। बच्चों जो ग्लांस पेनिस की जो सरफेस होती है वो बहुत ही थिन एंड स्मूथ होती है, शाइनी होती है, हेयरलेस होती है। तो अपन इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। द सरफेस ऑफ ग्लांस पेनिस, the surface of glans penis is formed of smooth, shiny and hairless skin बस बच्चों जनरली ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बस इतना ही होता है। और जो पीनस का जो काम होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो काम होता है वो इंसेमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं इसको। फर्दर अपन इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वो है बच्चों एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। तो अपन अब एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल को डिटेल करेंगे बच्चों। तो जिसमें पहला जो ग्लैंड है उसका नाम है समाइनल वेसिकल्स।
तो बच्चों समाइनल वेसिकल आर पेयर्ड ट्यूब्यूलर coiled gland situated behind the urinary bladder. तो बच्चों समाइनल वेसिकल जनरली एक पेयर्ड टिब्यूलर और कॉइल्ड ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड प्रेजेंट होती है। तो बच्चों इट सीक्रेट्स सॉरी बच्चों, सीक्रेट्स की स्पेलिंग थोड़ा करेक्ट करेंगे। इट सीक्रेट्स विस्कस फ्लूइड which constitute the main part of seminal fluid। तो बच्चों ये समाइनल वेसिकल है ना, एक विस्कस फ्लूइड रिलीज़ करता है जो मेनली समाइनल फ्लूइड का मेन कंटेंट होता है। तो जो समाइनल फ्लूइड होता है ना, उसमें बच्चों 3 चीज़ें होती हैं। तो पहला जो होता है इसमें वो होता है फ्रक्टोज। तो बच्चों फ्रक्टोज का जो फंक्शन होता है वो मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके होता है। ये क्या करता है बच्चों, एनर्जी सोर्स होता है स्पर्म के लिए। तो फ्रक्टोज serves as energy source for sperm। तो बच्चों फ्रक्टोज का काम क्या होता है समाइनल फ्लूइड में, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। वहीं इसका जो दूसरा कंटेंट है बच्चों वो होता है इनोसिटोल। तो बच्चों इनोसिटोल का फंक्शन क्या होता है, जनरली स्पर्म के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, लाइक मोटिलिटी, कैपेसिटेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को मेंटेन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी फंक्शन स्पर्म में क्या होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाना होता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है। तो इनडायरेक्टली जो इनोसिटोल है वो स्पर्म को मोटिलिटी ही प्रोवाइड करवाता है एंड मे समटाइम प्रोटेक्ट स्पर्म डीएनए फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो बच्चों इसको अपन लिखेंगे रेगुलेट स्पर्म फंक्शन लाइक मोटिलिटी, कैपेसिटेशन, क्या करता है बच्चों, कैपेसिटेशन एंड समटाइम प्रोटेक्ट स्पर्म डीएनए फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो बच्चों इसमें क्या होता है, तीसरा जो कंटेंट होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तीसरा जो कंटेंट होता है बच्चों वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो फंक्शन होता है वो होता है स्पर्म ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करवाना, मतलब स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बच्चों इट फैसिलिटेट स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों अभी स्पर्म ट्रांसपोर्ट को कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाके यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाता है इससे। तो इट इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन in female reproductive tract
and stimulate sperm motility। तो बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट में हेल्प कैसे करता है, ये जब यूटेरस में जाता है तो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करवाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इससे क्या होता है स्पर्म मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों इसके बाद दूसरा एसेसरी ग्लैंड्स होता है, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चों जो दूसरा ग्लैंड है उसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड को अपन थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना बच्चों, जनरली अनपेयर्ड ग्लैंड है और इसका जो शेप होता है वो चेस्टनट शेप होता है। तो द प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ chestnut shaped and unpaired gland it is and it is lie at the base of the urinary bladder। तो बच्चों ये क्या होता है, जनरली सिंगल होती है और चेस्टनट शेप होता है इसका, और ये क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर प्रेजेंट होती है ना। बच्चों जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका जो सीक्रेशन होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर क्या होता है, मतलब जस्ट इसका pH 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बच्चों इट contribute an alkaline component टू सीमन। तो बच्चों इस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। तो बच्चों अगला जो इसका पार्ट है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट कैल्शियम। बच्चों ये क्या क्या सीक्रेट करता है, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, क्लॉटिंग एंजाइम्स एंड, और ये बच्चों क्या करता है फिब्रिनोलाइसिन नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है, फिब्रिनोलाइसिन। बच्चों कुछ कंडीशन में क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज क्या बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड का एक नाम होता है, एक कंडीशन होती है जिसको अपन एज अ डिसीज़ भी काउंट करते हैं, वो होता है प्रोस्टेटिस। तो बच्चों प्रोस्टेटिस क्या होता है बच्चों, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बच्चों जनरली ये क्या बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, जिस भी पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है जनरली उसका यूरिन तक बाहर नहीं आता, बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है ये। तो इसमें अब जो तीसरा एसेसरी ग्लैंड है उसका नाम है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका बच्चों दूसरा नाम जो है वो है कॉपर्स ग्लैंड। तो बच्चों तीसरा अपना एसेसरी ग्लैंड है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। तो बच्चों ये क्या होता है, जनरली पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसका जो शेप होता है वो पी शेप होता है, पी शेप, जस्ट लाइक एक मटर के दाने जैसा। तो द टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आर पी शेप्ड structure lying adjacent to urethra at the
बेस ऑफ पेनिस। तो बच्चों ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो दो होती हैं, इसका जो शेप होता है वो पी शेप होता है और ये यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं पेनिस के बेस पे। तो बच्चों इट सीक्रेट अ विस्कस म्यूकस विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो बच्चों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन होता है ना उसको लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इट सीक्रेट्स आ विस्कस म्यूकस विच एक्ट एज लुब्रिकेंट ना बच्चों अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल करेंगे क्योंकि इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है सीमन। तो सीमन को जैसे बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया था, सीमन में क्या क्या होता है, स्पर्म प्लस मैंने आपको बताया था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन जो भी होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन जो भी होगा और समाइनल वेसिकल का जो भी सीक्रेशन होगा उससे और स्पर्म को मिला के बनता है सीमन। तो ये तीनों ग्लैंड से जो भी सीक्रेशन रिलीज होता है जनरली अपन उसको समाइनल फ्लूइड बोलते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ समाइनल फ्लूइड। ये बच्चों जो तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन से जो भी अपन को मिलता है वो होता है समाइनल फ्लूइड। तो मैं यहाँ पर सीमन बता दूँ आपको, स्पर्म प्लस समाइनल फ्लूइड। बच्चों इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.2 टू 7.77। तो जनरली इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन है। भाई इसके अपन वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2.5 टू 5 ml पर इजैकुलेट। कितना होता है बच्चों, 2.5 टू 5 ml पर इजैकुलेट। तो बच्चों इसमें मैं थोड़ा सा और मेंशन करूंगा। इसमें अपन ने सीमाइनल फ्लूइड में बच्चों जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड पढ़ी थी, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, इसका जो सीक्रेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, मिल्की अपीयरेंस देता है सीमन को। तो इट गिव्स मिल्की अपीयरेंस टू सीमन। वहीं बच्चों जो समाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल है ना, ये सीमन को एक स्टिकी अपीयरेंस देता है, स्टिकी कंसिस्टेंसी देता है। तो बच्चों जो समाइनल वेसिकल है, समाइनल वेसिकल्स एंड काउपर्स ग्लैंड क्या हो बच्चों, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का हो, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही ग्लैंड है। तो ये दोनों क्या करता है बच्चों, स्टिकी कंसिस्टेंसी देता है, स्टिकी कंसिस्टेंसी टू सीमन। अब बच्चों अपन इसमें थोड़ा सा लास्ट लाइन और अपन ऐड करेंगे। तो जो है सीमन इज फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम द penis by the contraction of smooth muscle that line the urethra during copulation। तो बच्चों कॉपुलेशन के टाइम पे जो सीमन होता है फोर्सफुली रिलीज होता है पीनस से स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन से। स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन बच्चों कहाँ होता है, यूरेथ्रा में। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजैकुलेशन। तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बच्चों, इजैकुलेशन। बच्चों अपन इसमें थोड़ा सा लास्ट लाइन और पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। बच्चों वो क्या है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस। तो बच्चों हार्मोनल इन्फ्लुएंस में हम बात करेंगे एक हार्मोन की जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों जो टेस्टोस्टेरोन है वो मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, लीडिक सेल से सीक्रेट होता है, लीडिक सेल। तो बच्चों टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, लीडिक सेल से। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये जो है डक्ट सिस्टम
और एसेसरी ग्लैंड्स एंड पीनस फॉर्मेशन। तो बच्चों जो टेस्टोस्टेरोन है वो लेडिक सेल से रिलीज होता है और ये डक्ट सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड और पीनस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जनरली ये तीनों जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में काउंट होती हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वहीं बच्चों अपन दूसरे हार्मोन की बात करें जो कि है एफएसएच। तो बच्चों एफएसएच का जो फंक्शन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों जो एफएसएच जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वहीं बच्चों जो आईसीएसएच होता है, आईसीएसएच स्टैंड्स फॉर इंटरस्टीशियल सेल्स स्टीमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टीशियल सेल स्टीमुलेटिंग हार्मोन। वहीं बच्चों इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है LH। LH स्टैंड्स फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH बच्चों स्टैंड्स फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो इसका जो फंक्शन होता है बच्चों वो होता है लीडिक सेल फॉर्मेशन। तो बच्चों ये LH और FSH कहाँ से रिलीज होते हैं, तो बच्चों LH और FSH जो रिलीज होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। LH एंड FSH रिलीजेस फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो बस इसी के साथ साथ अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम क्या होता है कंप्लीट होता है। भाई अपन दूसरे पार्ट में जो बात करने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नाउ बच्चों बिफोर एंडिंग दिस टॉपिक एंड मूविंग फॉरवर्ड लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो बच्चों क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हैं। तो अपन जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है द पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुज सीक्रेशन कंटेन फ्रक्टोज इज। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दूसरा समाइनल वेसिकल, तीसरा कॉपर्स ग्लैंड, चौथा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला एसेसरी डक्ट था वो था समाइनल वेसिकल, जिससे अपन फ्रक्टोज और अदर सारी चीज़ें रिलीज करवा रहे थे। तो वहीं जो दूसरा था वो था प्रोस्टेट, जिससे क्या जो बच्चों था चेस्टनट शेप का था, अनपेयर्ड था और इससे क्या होता था अल्कलाइन सीक्रेशन रिलीज होता था। और तीसरा अपना था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो कि विस्कस म्यूकस सीक्रेट करता था और वो लुब्रिकेंट की तरह यूज करते थे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो समाइनल वेसिकल है। समाइनल वेसिकल अपना क्या क्या रिलीज करता था, वो था फ्रक्टोज, इनोसिटोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। और मैंने आपको इनके फंक्शंस भी बताए हैं। तो बच्चों अपना जो इसका आंसर होगा वो होगा बच्चों क्या, समाइनल वेसिकल्स। नाउ लेट अस सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। इसमें क्या है बच्चों, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो स्टेटमेंट ए है वो है लिडिक सेल्स आर लोकेटेड इन इंटरस्टिशियल स्पेस इन टेस्टिस। जो कि बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि बच्चों लिडिक सेल्स जो होती हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ही प्रेजेंट होती हैं और ये क्या करती है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। तो बच्चों एंडोक्राइन पार्ट है मतलब ये क्या करती है, कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करती हैं और वो हार्मोन था वो था टेस्टोस्टेरोन। वहीं जो स्टेटमेंट बी है वो है सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों सही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ईस्ट टेस्टिस होता है उसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं और ईस्ट टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो अपनी ही साइड पर दो तरह की सेल से घिरे हुए होते हैं, जो कि पहला होता है मेल जर्म सेल जिसको अपन स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। वहीं जो दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। तो जो सर्टोली सेल्स होता है वही स्पर्म को, जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए बच्चों इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट। नाउ मूव ऑन विथ थर्ड क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल के साथ मैच कर रहा है। तो बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था जो एलएच है वो क्या करेगा। तो एलएच बच्चों क्या करता है, लिडिक सेल से निकलता है, लिडिक सेल का फॉर्मेशन करता है। एफएसएच क्या करता है, सर्टोली सेल का फॉर्मेशन करता है। यही मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो मैंने लिखवाया आपको बच्चों, जो एफएसएच है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करता है। वहीं जो आईसीएसएच या फिर एलएच है वो क्या करता है बच्चों, लिडिक सेल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है बच्चों, लिडिक सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए अपना क्या, एलएच के साथ लिडिक सेल्स। नाउ लेट अस मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो है अपना क्या,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सीमन। तो बच्चों सीमन के लिए मैंने आपको कम से कम 3-4 बार बताया है कि जो समाइनल प्लास और प्लस स्पर्म मिलके क्या करता है बच्चों, सीमन का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए जो अपना आंसर होगा वो होगा बच्चों क्या, समाइनल प्लास अलॉन्ग विथ स्पर्म। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस इज नोन एज। तो जो बच्चों प्रीप्यूस होता है उसके रिमूवल को अपन क्या बोलते हैं, तो उसके रिमूवल को बच्चों अपन बोलते हैं सर्कमसीजन। सो द आंसर इज 3rd। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके का है, इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बासा इफरेंसिया कनेक्ट्स विथ। तो बच्चों बासा इफरेंसिया किस किस के बीच होता है। तो बच्चों मैंने आपको डायग्राम में ही कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि ये जो बच्चों हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाद यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बना था ये था बच्चों रेडिट टेस्टिस। रेडिट टेस्टिस के बाद यहाँ पे जो स्ट्रेट ट्यूब्स थी बच्चों ये था बासा इफरेंसिया, और बासा इफरेंसिया के बाद एक जो कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था बच्चों वो था एपिडिडाइमस। तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर तक जा सकते हैं कि जो बासा इफरेंसिया वो किस किस को कनेक्ट करता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है रेडिट टेस्टिस विथ एपिडिडाइमस। बच्चों जो इसका आंसर है वो क्या है, रेडिट टेस्टिस विथ एपिडिडाइमस, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज रेडिट टेस्टिस एंड दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमस एंड दिस स्ट्रक्चर इज बासा इफरेंसिया। तो इससे बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं कि बासा इफरेंसिया रेडिट टेस्टिस और एपिडिडाइमस को कनेक्ट करता है। नाउ लेट अस मूव ऑन 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ 2 ब्लैंक्स ए एंड बी। तो बच्चों क्वेश्चन जो है व्हेन द टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इट इज़ कॉल्ड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में जब टेस्टिस डिसेंड नहीं करते हैं तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, क्रिप्टोर्किडिज्म। तो क्रिप्टोर्किडिज्म देखेंगे तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन ए है वो मैच कर रहा है और ऑप्शन 4th है वो मैच कर रहा है। आगे अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, एंड इज काउज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। तो बच्चों ये किसकी वजह से होता है, तो बच्चों जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने आपको लिखवाया था टेस्टिस is descended from abdominal cavity to scrotum under the influence of hormone testosterone। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए 4th, बिकॉज जो ऑप्शन फर्स्ट है वो है क्रिप्टोर्किडिज्म विद एस्ट्राडियोल। तो बच्चों ये तो अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और तो जो 4th ऑप्शन है उसी में दिया है अपन को क्रिप्टोर्किडिज्म और टेस्टोस्टेरोन। सो द आंसर इज 4th इज करेक्ट। नाउ बच्चों लेट अस मूव ऑन 8th क्वेश्चन जो किया है, इरेक्शन ऑफ पीनस इज काउज्ड बाई। बच्चों ये अपने लिए थोड़ा नया क्वेश्चन है क्योंकि ये मैंने कहीं पे भी आपको पढ़ाया नहीं है, तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को अपन क्वेश्चन के थ्रू ही जान लें। तो क्वेश्चन इज इरेक्शन ऑफ पीनस इज काउज्ड बाई। तो बच्चों ये एक फ्लैट कॉन्सेप्ट है, जो इरेक्शन ऑफ पीनस होता है वो बच्चों पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू ही होता है। तो इसका बच्चों जो आंसर है वो है 2nd। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2016 और 2019 2 बार पूछा गया है। वैसे भी ये किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी जगह जाओगे और प्रैक्टिस सेशन में बच्चों ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो बच्चों मैंने आपको ये पाथवे ऑफ स्पर्म पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो बच्चों इससे आपको इसका आंसर पता लग जाएगा। नाउ लेट अस सी द पाथवे ऑफ स्पर्म। तो बच्चों जो पाथवे ऑफ स्पर्म है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चा अपना, क्या है बच्चों, ये पाथवे ऑफ स्पर्म। तो पाथवे ऑफ स्पर्म, तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, सेमीफेरस टिब्यूल से। उसके बाद ये कहाँ जाता है, रेडिट टेस्टिस में। रेडिट टेस्टिस के बाद बासा इफरेंसिया, बासा इफरेंसिया के बाद बच्चों एपिडाइमस, बास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीएटस। ना बच्चों अपन इस क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो कहाँ है, ये रहा अपना क्वेश्चन। तो अपन देखते हैं बच्चों सबसे शुरुआत में अपना जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। तो जो बच्चों 2nd ऑप्शन है उसमें अपन को सेमिनिफेरस टिब्यूल दिख रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा था बच्चों स्पर्म, रेडिट टेस्टिस में। रेडिट टेस्टिस के बाद बासा इफरेंसिया, बासा इफरेंसिया के बाद बास डिफरेंस, बास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद बच्चों इसमें और बास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा के बाद यूरेथ्रल मीएटस। तो जो बच्चों अपना जो आंसर मिल रहा है वो है 2nd ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर भी होगा वो होगा 2nd ऑप्शन। बच्चों याद रखना ये नीट में 2 बार पूछा जा चुका है, अगली बार भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा ये अपन डिफाइन नहीं कर सकते, और इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं वो भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ही अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10th। तो जो 10th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन सेमीफेरस टिब्यूल्स
and which inhibits ICSH secreted by anterior pituitary and GnRH production by hypothalamus is secreted by। तो बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बच्चों कहाँ से रिलीज होता है? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बच्चों मैंने आपको बताया था ये रिलीज होता है सस्टेंटाकुलर सेल, नर्व सेल या फिर सर्टोली सेल से। तो मैंने आपको सर्टोली सेल्स के फंक्शन में लिखा था कि ये जो है बच्चों एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स का बच्चों आपको मैंने दूसरा नाम भी बताया था, वो था सस्टेंटाकुलर सेल या फिर नर्व सेल। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। नाउ अपन इस टॉपिक को क्लोज करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है दूसरे लेक्चर में आपको मिलेगा। थैंक यू बच्चों।